अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थैंक यू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है। तो अगर आप ये देखें, आज हम एथिक्स को स्टार्ट करने भी जा रहे हैं, अखलाकियात की। तो ये एथिक्स की एक बहुत बड़ी एक रूल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि उसका हमसाया उसके सामने कूड़ा करकट फेंक दे तो वो भी फेंक दिया करे। अगर वो समझता है कि उसको किसी महफिल के अंदर जलील कर दिया जाए तो वो भी किसी को कर दिया जाए। राइट। यानी अगर आप ये समझते हैं कि मुझे ये चीज़ मंजूर है मेरे अपनी ज़ात के लिए, तो फिर दूसरों के लिए भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मेरे साथ ये वाला सलूक नहीं होना चाहिए, तो वो दूसरों के साथ भी सलूक ना करें। एक डॉक्टर है, वो चाहता है कि जब मेरे बच्चे का ऑपरेट कोई करे तो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, विद ड्यू केयर उसका काम होना चाहिए। लेकिन जब वो किसी को ट्रीट करता है तो वो एहतियात नहीं बरतता, तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान की डेफिनेशन से बाहर है। एक पहले भी मैं मुसलमान की डेफिनेशन दे चुका हूँ कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। और यही चीज़ यहाँ पर भी दोबारा कही जा रही है कि आप दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करें। राइट। इसी के ऊपर एक हमारी सूरा है, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। मुतफ़्फ़िफ़ उस शख्स को कहते हैं, देते हुए उसका रवैया और है और चीज़ को लेते हुए उसका रवैया और होता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि उसके लिए वैल है, उसके लिए तबाही है, हलाकत है। कहने वाला कोई इंसान नहीं है, वो मुकन्नन है जिसने इस कायनात का कानून जो है वो बनाया हुआ है। तो हमें ये एहतियात करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस वजह से ठीक हो जाते हैं कि अगर हम इस बात को सोचना शुरू कर दें। यानी इसने मेरे साथ ज़्यादती की, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। सर ये नहीं हो सकता कि मैंने 5 साल इसको बर्दाश्त किया है, बड़ी हो गई है। अच्छा, आप जो उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो 5-6 साल से, क्या आप अल्लाह से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह ताला भी आपको माफ़ ना करें? आप अपनी तरफ से चाहते हैं कि नहीं माफ़ किया जाए, यहाँ पर आप चाहते हैं कि माफ़ ना किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमें साथ साथ लेके चलनी चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक अच्छा मोमिन जो है वो बनाए, यानी जिसके अंदर एक सलाहियत मौजूद हो। हम सिर्फ यही ना ज़िंदगी में कहते रहें जी मैं मुसलमानों के घर पैदा हुआ हूँ तो लिहाजा मैं तो जनती हूँ, कलमा गो हूँ तो मैं जनती हूँ। इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपने अल्लाह से पूछा था? अल्लाह ने आपसे पूछा था कि आपने किस घर में पैदा होना है? तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। लें जी, टुडे वी आर गोइंग टू क्लोज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर टैक्सेशन, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन विच इज़ अराउंड 5% ऑफ कैफ 2, उसके अंदर हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स का, टैक्स क्यों चाहिए। जब वो टैक्स आपके पास आ जाएगा तो उसके नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टैक्स को लगाते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, टैक्स की टाइप्स कितनी है, उसके करैक्टर क्या है, एक साउंड टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, ये हमने बातें डिस्कस कर ली थी। एंड वी वर फोकसिंग ऑन द एग्ज़ाम, हाउ टू हैंडल द एग्ज़ाम। हमारे पास ये जो एग्ज़ाम आपके सामने मौजूद है, इट इज़ स्प्रिंग 2024, क्वेश्चन नंबर 8B। आई थिंक सो कि ये उसका ए पार्ट है जी। आइडेंटिफाई एनी 4 ways taxes can be used in a country's development beyond revenue collection. Had we discussed that? Yes, sir. ये कर लिया हुआ था? नहीं किया, नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, पढ़ा हुआ है ना। अब ये है कि कहता है जी 4 तरीके वो बताएं कि सिर्फ पैसा कलेक्ट करने के अलावा कंट्री में हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी पैदा कर सकते हैं। कहता है आइडेंटिफाई करें। तो हमने क्या कहा था कि हम इसके साथ पहले हेडिंग देंगे एग्ज़ाम के अंदर। राइट। क्या चीज़ें हो सकती हैं आप बताएं, डेवलपमेंट कैसे होगी जी?
Sir, tax exemption in tax-free zone industries. शाबाश Rich at higher and poor at lower rate. Or high custom duty on luxury items. Tax शाबाश credit on donations. Tax credit on donation to educational institutions. और उसके अलावा tax incentives for agro industries. माशाल्लाह। ये हमारे जो है इसमें से 4 उसने मांगे हैं, यू कैन राइट 5 और इससे ज़्यादा भी आप इसमें लिख सकते हैं। आपके पास ज़्यादा नहीं होगी, राइट। आज आपने जाके HB1C टेस्ट करवाना है। टेस्ट पता है ना, पिछले 3 साल की शुगर टेस्ट करता है ये, कि यार ज़्यादा जो है वो ना हो जाए। और यू आर सेविंग स्वीट्स, सेव कर रहे हो। अब माशाल्लाह क्या बात है जी, एज अ सोविनियर, वेरी गुड। तो 4 ये टैक्सेस हैं जिससे कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। ओके, अच्छा जी, ये देखिएगा क्वेश्चन 8B, प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव, ये तो आंसर है उसका। ये देखिएगा, यही तो नहीं पढ़ के सुना दिया मुझे, नहीं सामने लिखा हुआ था आंसर। सर, मैंने नहीं देखा सर। पक्की बात है। जी। अच्छा जी, कहते जी टैक्स इंसेंटिव। अच्छा, इसकी हेडिंग नहीं दी हुई, आपने इसकी एग्ज़ाम के अंदर हेडिंग जो है वो देनी है, ठीक है। टैक्सेस एज डेवलपमेंट्स, ये आप हेडिंग लाजमी दिया करें। फॉलोइंग्स आर द वेज वेयर टैक्सेस कैन डेवलप अ कंट्री, इस तरह से आपने ये 7 लाइन वो लिखनी है। प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स इन टैक्स फ्री जोन्स टू अट्रैक्ट, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है। प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स और एग्जाम्पशंस इन टैक्स फ्री जोन्स, टैक्सिंग द रिच एट हायर एंड पुअर एट द लोअर, स्मॉल करें, इट्स ओके। इम्पोजिंग हाई कस्टम ड्यूटी, राइट, एज एन एंटी डंपिंग टेक्निक्स। एंटी डंप होता है कि ताकि बाहर से चीज़ें आके हमारे मुल्क की प्रोडक्ट को क्या करें, ख़राब ना कर दें, उसकी प्राइसेस को ख़राब ना करें। टैक्स क्रेडिट्स टू चैरिटेबल डोनेशंस, ये बात हम कर चुके हुए हैं, क्रेडिट्स क्यों चाहिए। देन है जी, लिस्ट द फैक्टर रेलेवेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये हमारे चैप्टर में फ़िलहाल हमने डिस्कस नहीं किया। ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, रिपीट हो गया, राइट। क्या हो गया, हम अपनी रिसर्च में एक हमारी टेक्निक होती है क्वालिटेटिव अप्रोच। हम कहते हैं हम कितने इंटरव्यू कंडक्ट करें, हम कितने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें, तो हम कहते हैं जहाँ सैचुरेशन लेवल आ जाए। वो कहते हैं सैचुरेशन लेवल क्या होता है कि जहाँ चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाए। तो जब हम पास पेपर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं उस वक्त तक पास पेपर करता रहूँगा जब तक रेपिटेशन ना शुरू हो जाए, राइट। यानी अब हम समझेंगे कि वी हैव रीच्ड एट अ सैचुरेशन लेवल, हम एक सैचुरेशन लेवल तक आ गए हैं, इट्स ओके। अब बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे भी तो कोई एक आध पॉइंट आपको नया मिलेगा, लेकिन बाकी अब रेपिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। आई थिंक सो वी हैव डिस्कस प्रीवियसली दिस पॉइंट। ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट, एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। किया था या नहीं किया था कल? कल किया था? नहीं, नहीं किया था, किया था, नहीं किया था। ये कल ये पहले रिपीट हुआ है, ये पहली दफ़ा आया है जी, क्योंकि कल ही पढ़ा था। कल ही पढ़ा है, ठीक है। कोई बताएगा ये क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। इसको नहीं, इसका आंसर कैसे करना है? देखें, मैं आपको ये पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि हमें एग्ज़ाम में इस ट्रायंगल को फॉलो करना है, इंफॉर्मेशन, स्टाइल एंड टाइम। आपने जो कंटेंट, जो चीज़ मांगी गई है वो तो आपने फुली प्रोड्यूस करनी है, ओके, दिस वन, लेकिन उसका स्टाइल ठीक होना चाहिए और विद इन टाइम होनी चाहिए। आप कंटेंट्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टाइल ठीक नहीं है, बात ठीक नहीं कर रहे, तरीका ठीक नहीं है आपका। आप बात भी ठीक कर रहे हैं, बात भी पूरी कर रहे हैं, स्टाइल भी ठीक है, टाइम के अंदर नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम होगी। आपको एग्ज़ाम आता है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इट डजेंट मीन कि यू आर क्वालिफाइंग योर एग्जाम्स। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न बाय राइटिंग योर एग्जाम्स, कि भाई मुझे कंटेंट्स तो इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं, लेकिन वो कंटेंट प्रोड्यूस कैसे करने हैं और टाइम के अंदर मैंने प्रोड्यूस करने हैं। दिस ट्रायंगल यू हैव टू फॉलो। अब इसी बात को जो पूछी गई है, 4 नंबर है इसके, ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ये मेरा सवाल है कि इसको रिप्लाई कैसे करेंगे? हाँ, यही सवाल है ना।
जी कैसे करेंगे? सवाल देखें, क्वेश्चन देखिएगा। आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? कौन से हैं? सेल्स टैक्स, कस्टम, ये 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, राइट। क्या करें, मैं पहले क्या लिखूं ये बताएं। फॉर एग्जांपल कि मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन है, मैं इसका नंबर लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 8B ये लिखता हूं। अब क्या लिखूं? अच्छा, पहले क्या देनी है आपने? हेडिंग देनी है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्या करूं जी? थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और इनके नाम। इसके बाद क्या लिखूं? नंबर 1, शाबाश। क्या मुझे इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए यहाँ पे? वो बस पूछ रहे एप्लीकेबल कैसे होगा? क्यों नहीं करना? अब सवाल ये है कि क्यों मुझे यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन है। वाई? अब सुनिएगा, अगर यहाँ लिखा होता ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्स, ES ना होता तो फिर वो आपसे पूछ रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये बताओ, है ना। ये कहते हैं ना, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। अगर वो लिखता ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्स तो फिर आपसे टाइप्स नहीं पूछ रहा था, फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। You can say that indirect taxes are those taxes where the burden of the tax is shifted of the whole supply to the end consumer। फिर आप ये बात करते हैं, यहां पर वो क्या कह रहा है, देखें, briefly explain indirect taxes, कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सप्लेन करें, इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं एक्सप्लेन करना आपने। ओके, मैं इसका जरा टाइम चेंज कर दूं, बार बार ऐसे ही करेंगे। जी जी, तो इसमें हम जो बात कर रहे थे वो था ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट। मैंने आपको पहले कहा था कि आपके पास हो सकता है कि नॉलेज मौजूद हो लेकिन आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। इसलिए अगर इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ़र्क है। अब आपको क्या करना है इसमें, सिंपल आप ये लिखेंगे, फॉलोइंग आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। फॉलोइंग्स are the indirect taxes applicable in Pakistan, और यहाँ कॉलन लगाएंगे। अब देखिएगा, अगर आपने लिस्ट बना दी तो इसका मतलब था कि वो आपसे पूछ रहा है लिस्ट डाउन। अगर आपसे पूछता लिस्ट डाउन द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन पाकिस्तान, देन यू जस्ट हैव टू राइट ओनली 3 टैक्सेस। फिर आपने सिर्फ क्या लिखने थे, यहां उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा ब्रीफली एक्सप्लेन, ब्रीफली, बहुत ब्रीफली आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। अब आप सबसे पहले यहां लिखें सेल्स टैक्स, राइट, हेडिंग दे 1 सेल्स टैक्स, अंडरलाइन करें और यहां इसको एक्सप्लेन कर दें। सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान इज एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड गुड्स सप्लाइड इन पाकिस्तान एंड ऑन सर्विसेज, राइट, दैट्स इट। फिर आप दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, बेशक FED भी लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है क्योंकि लॉ भी इसको यूज़ करता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज इन पाकिस्तान, राइट, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द एट द इम्पोर्ट स्टेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इट्स ओके, एक लाइन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और फिर थर्ड आप इसमें क्या लिखेंगे, कस्टम ड्यूटी, राइट, कस्टम ड्यूटी, आप इसकी भी यहाँ हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के साथ आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, कस्टम ड्यूटी इन पाकिस्तान इज एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट एंड ऑन सम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच इज़ कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, दैट्स इट। बस इतना आप इसमें लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो 4 में से 4 नंबर वो दे देगा, राइट। देखिए, ये आपके पास इसका नॉलेज था, आपको इनडायरेक्ट टैक्स आते थे। मेरा जो बताने का मकसद है ना, हाउ टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन, राइट। कंटेंट को प्रोड्यूस करना एक चीज़ है, कंटेंट को उसकी सही स्टाइल में प्रोड्यूस करना एक अलग चीज़ है। और टाइम के अंदर आप इसमें बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन आपने अगर इस चीज़ को फोकस नहीं किया
तो आप इस एलिमेंट को इग्नोर कर रहे हो, टी को, आप टाइम ठीक नहीं इसको दे पा रहे। क्लियर? सेल्स टैक्स में पूरा ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि नंबर हमें उसने, एग्जामिनर ने नंबर हमें बता रहे हैं कि मेरे पास टाइम कितना है, मैंने इसको कंक्लूड कितना करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके अंदर हमें टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन उसका मार्क्स उसके कम होंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे? कल मैंने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास है 18 मार्क्स का, 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें मुझे 38 मिनट चाहिए, राइट? मुझे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे इसको 38 मिनट के अंदर, 1.8 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। लेकिन मुझे पता है कि ये क्वेश्चन 45-50 मिनट से ले जा सकता है, ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, तो क्या होगा? कुछ क्वेश्चंस आपको टाइम देंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको इतना टाइम प्रोड्यूस करेंगे जो इसकी कंजम्पशन में यूज होगा। इज इट क्लियर? ये चीज है। ओके जी, नेक्स्ट ये हो गया हमारा जी इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या टैक्स अवेजन और अवॉइडेंस मैंने आपको करवाया हुआ अभी? नहीं, ये नेक्स्ट आएगा। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, ये भी 4 नंबर का है यहाँ पर, ठीक है? देखिएगा, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स। डिस्कस, उसने कहा जी डिस्कस करें, वही ब्रीफली एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें। तो आप क्या करेंगे? फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। फिजिकल एडिक्वेसी होनी चाहिए नंबर 1, और इक्वालिटी होनी चाहिए, और थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये है एक साउंड टैक्स सिस्टम जो इसके अंदर आपने उसको वो लिखना है। ये चारों उसने 3-4 चीज़ें लिखी, देखे ना, इसमें और भी तो होंगे ना 1-2 पॉइंट कि नहीं है? 4 ही हैं, चलें ठीक है। ये दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर 3 में से है। नेक्स्ट है जी स्प्रिंग 22 के अंदर, स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ये मेरा ख्याल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये उसने 4 लिख दिए, आप 5 भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। जी दूसरी क्या है? हाँ, ये रिपीट हो गया। डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। तो आप इसमें देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने जो है हमारे पास 7 नंबर, उसने 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है और उसने एक ही चैप्टर में से सिलेक्ट कर लिया। नॉर्मली आप देखें 1-3 चल रहा है, 1 और 3 चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसने एक ही चैप्टर में से दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं। ये अच्छा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं कहता जी, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर फेडरेशन और प्रोविंशियल टैक्सेस, राइट? ये हमारी मेरे ख्याल बुक में नहीं है। ये इसका पहला है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स में नहीं है, ये प्रोविंस ने लगाया हुआ है, प्रोविंस ने लगाया हुआ है, राइट? ये हमने पढ़ा नहीं है, हमारी किताब में भी मौजूद, एग्जामिनर को पूछना भी नहीं चाहिए था। कस्टम ड्यूटी एफबीआर ने लगाया हुआ है, ठीक है? सीवीटी एफबीआर ने लगाया हुआ है, सेल्स टैक्स एफबीआर ने लगाया हुआ है। अब सवाल ये है कि ऐसा अगर मेरे पास सिचुएशन क्रिएट हो गई एग्जाम में, मैं क्या करूं? वो पूछ रहा है कि इसमें से बताएं कौन से टैक्सेस हैं जो प्रोविंसेस ने लगाए हैं और कौन से टैक्सेस हैं जो, राइट? फ़र्ज़ करें मैं क्वेश्चन में बैठा हुआ हूँ, एग्ज़ाम में है और मेरे सामने कोई चीज़ नहीं गुजरी, कैसे करेंगे मुझे बताएं इसको? कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा जो है फेडरल का है और कौन सा प्रोविंसेस का है? फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ, इसको मैं सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये असल क्वेश्चन ये था। जी, ऐसे फ़र्ज़ करें आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा भी नहीं हुआ, किताब में मौजूद है, क्या करें? क्या कुछ भी नहीं आता आपको? एफबीआर ने लगाया ना, एफबीआर से क्या मुराद है? एफबीआर से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और फेडरेशन यही है ना, इसको तो लिखे ना आप, राइट? कैपिटल वैल्यू टैक्स सीवीटी किसने लगाया है?
सेल्स टैक्स किसने लगाया है? तो 1, 2 और 3 कन्फर्म हो गया आपको? कोई और FBR का नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा ना, तो परवीन से लिख दें आगे, अल्लाह ला खैर सली। राइट, आसान तरीका है ना, कि बजाय इसके कि आप कह रहे हैं जी मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन जिसका पता है वो लिख दें। 2 ही चीज़ें उसने पूछी हैं कि फेडरेशन है और प्रोविंस कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल कि गाड़ियां भी खड़ी हैं और मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, ऊंट खड़े और बकरियां खड़ी हैं साथ, वो कहता है दोनों को अलग अलग कर दो। आपको बकरियों की पहचान है, बाकी किसी जानवर की पहचान नहीं है। आप कहते हैं इसमें कितनी नस्ल के जानवर है? वो कहते हैं 2 नस्ल के, एक कैमल है और एक शीप्स है। आपको शीप्स का तो पता है ना, वो सारी अलग करें उन्हें के बाकी सारे कैमल। आसान हो गया? नहीं समझ आई? बारिश की वजह से परेशान है या पेट्रोल की वजह से? पेट्रोल की वजह से। भाई समझ आई है या अलग समझ गई है? कोई मेरे आपके साथ कोई झगड़ा है? तो फिर समझ आई है या नहीं? तो बोले ना भाई, आई एम नॉट गॉड, मैं अल्लाह नहीं हूं। अल्लाह दिलों के भेद जानते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं मुझे समझ नहीं आएगी। इसे ओके? समझ आ रही है? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा मैं बोर्डिंग पे था, तो हम लोगों ने बोर्डिंग के टाइम के ऊपर क्या किया कि लाइन नहीं बनाई। हमें वैसे भी ऐसी आदत होती नहीं है लाइनों में खड़े होने की, हमें पता है कि यार लाइन की क्या औकात है, लाइन बनाओ ये करो, इतनी टेंशन हमारी कौम बिल्कुल नहीं लेती। सड़क भी आपको पता हम ऐसे ही क्रॉस कर लेते हैं आराम से ही, गाड़ी आ रही होती है उसको हाथ देते हैं भाई 1 मिनट सब्र कर। फिर एक दोस्त था बाहर से आया, तो मैं सड़क क्रॉस करके वहाँ खड़ा हूँ, वो उधर ही खड़ा है, कहता मैं नहीं आ सकता, इधर वापस आओ। और मैं फिर उसका हाथ पकड़ा, और जब भी गाड़ी आए वो बेचारा इतना डरा हुआ था, वो सड़क नहीं क्रॉस कर रहा था। तो मैं चला, कहते यार ये तुम कैसे सड़क क्रॉस करते? मैं कभी तुम्हारे सामने 2 दफ़ा की है, देखा तो है तुमने। कहता गाड़ी आ रही है घुस जाते हो उसके अंदर। मैंने कहा यही तो हमारी नेशन है, वी वांट शहादा, हम शहादत चाहते हैं हर वक्त। वो हम लाइन में खड़े हैं, अब उस बंदे ने कहा भाई बोर्डिंग पास आपके हाथ में है, आपने अपनी सीट पे ही बैठना, कोई आपको दुम पे दिन लटका के जाएंगे, तो खड़े होना हो कोई नहीं, आपने लाइन लगाओ। हम नहीं लगा रहे लाइन। उसने ना उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, वो उधर जाके बैठ गया सामने। हमने पूछा अब क्या हुआ? कहता लाइन लगाओ वरना मैं जहाज़ यहाँ से और पहुँचा दूंगा कहीं। एक बंदे ने बताया कि यार वो कह रहा है तो लाइन लगा लो। हमने लाइन लगा ली। हमने उसे कहा आ जाओ, कहता नहीं आऊँगा। उसे पूछा अब क्या मसला है? कहता मुझे बताओ आके कि लाइन लग गई है। मैं कहा तुम अंधे हो, लाइन लगी तो हुई है सामने। कहता नहीं मुझे बताओ कि लाइन लग गई हुई है। समझ आई है? जितना ऐ कर रहे हैं ना आप, इससे मुराद है कि मुझे बताया करें खुदा के वास्ते कि मैं समझ आ गई है। समझ आ गई है? यस सर। इतना टाइम ना वेस्ट किया करें, बोला करें थोड़ा सा। कुरान की पहली आयत में यही कहा गया कि अल्लाह ने इंसान को किस चीज़ की दी है ताकत? कलाम की। तो कलाम किया करें, हम कलाम ना हुआ करें, कलाम किया करें। ठीक है जी।